अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर मजीद और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेठी साहब ने ओहदा क्यों संभाला पीसीबी का, किसके कहने पे संभाला और इनको इस ओहदे के ऊपर फाइज क्यों किया गया, और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि सेठी साहब आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर बयान देंगे कि जो इंडिया के साथ हमारे क्रिकेट टर्म्स हैं वो, और अगला जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है इंडिया में, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो शमूलियत इख्तियार करेगी या नहीं करेगी, इसका दारोमदार हमारी हुकूमत के ऊपर होगा। और हुकूमत जो हमारी है वो यकीनी तौर के ऊपर यही चाहती है कि हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हों और ख़ास तौर पर क्रिकेट को सियासत से अलग रखा जाए, तो हम उसी के ऊपर जो है वो फ़ैसला करेंगे। तो वही हुआ, सेठी साहब ने कल बयान दिया और कहा कि जी हुकूमत जो कहेगी हम वो करेंगे और क्रिकेट के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, क्रिकेट को सियासत से अलग रखा जाना चाहिए। अगर आप ये मेरा जो मैंने पहले व्लॉग किया था उसके बारे में और जो मैंने बातें की सुनना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गया हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके वो मेरा पहला व्लॉग देख सकते हैं जिसमें मैंने सेठी साहब के बारे में ये प्रेडिक्ट किया था। अच्छा, दूसरा जो मैंने सेठी साहब के ओहदा संभालते ही बात की थी वो ये थी कि न्यूजीलैंड का जो टेस्ट स्क्वाड जो सेठी साहब के आने से पहले सेलेक्ट हो चुका था उसमें सेठी साहब तब्दीलियाँ करेंगे, और वो तब्दीलियाँ भी आपने देखी कि 3 तब्दीलियाँ की गई। मीर हमज़ा को लाया गया, साजिद खान को लाया गया और शाहनवाज धानी को इस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, जो न्यूजीलैंड के साथ जो अभी हमारे 2 टेस्ट मैचेस हो रहे हैं उसके लिए सेठी साहब के आने से पहले सिलेक्ट कर लिया गया था। तो वो ख़बर भी हमारी दुरुस्त साबित हुई। तो अब बात करना मैं चाहूँगा आज के व्लॉग में मिकी आर्थर के बारे में कि सेठी साहब ने मिकी आर्थर के साथ, जैसा कि सबको मालूम हो चुका है, आपके रब्ता किया है और वो उनको कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं। कहा जा रहा है कि उनको कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं कि वो दोबारा से पाकिस्तान की कोचिंग को संभाल लें। लेकिन मेरे जो ज़राए बताते हैं वो ये कि मिकी आर्थर साहब ने जो पैकेज, जो तनख्वाह अपनी बताई है, वो जो पहले तनख्वाह ले रहे थे उससे 2 गुना से भी ज़्यादा है। यानी मिकी आर्थर साहब अब बहुत बड़े पैकेज के ऊपर यहाँ पर आना चाहते हैं। सकलैन मुश्ताक जितनी पे विड्रॉ कर रहे थे उससे वो कम से कम भी को 5 गुना ज़्यादा सैलरी डिमांड कर रहे हैं मिकी आर्थर साहब। और सेठी साहब बज़िद हैं कि चूँकि मिकी आर्थर ने पहले उनके साथ काम किया हुआ है तो एक गैर मुल्की कोच के तौर पर सेठी साहब मिकी आर्थर को ही लेके आना चाहते हैं, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए मिकी आर्थर साहब जो है वो अब इस बात के ऊपर भाव-ताव कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनको मिले कोचिंग करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर मिकी आर्थर आते हैं तो वो, आपको याद होगा मैंने कहा था कि मोहम्मद आमिर को वापस लाया जाएगा। अभी शाहिद खान आफरीदी के बारे में भी ये ख़बर आ रही है, मालूमात आ रही हैं कि वो मोहम्मद आमिर के साथ राब्ता कर चुके हैं और वो उनको कन्विंस कर रहे हैं कि वो अपनी पहले तो रिटायरमेंट वापस लें, चूँकि मोहम्मद आमिर पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं। पहले मोहम्मद आमिर साहब अब रिटायरमेंट वापस लेंगे, उसके बाद उनकी सिलेक्शन कर ली जाएगी पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में। तो वो भी ख़बर इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में हमारी दुरुस्त साबित हो जाएगी। तो दूसरी बात, जो मैं मिकी आर्थर की कोचिंग की बात कर रहा था, तो मिकी आर्थर पाकिस्तान की कोचिंग करने के लिए तैयार तो हैं लेकिन वो भारी मुआवजा डिमांड कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मौजूदा अहम खिलाड़ी हैं वो मिकी आर्थर के साथ काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे, क्योंकि उनकी जो बॉन्डिंग है वो पाकिस्तान की जो साबिक जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है, जैसे सकलैन मुश्ताक हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, इन लोगों के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। तो वो चाह रहे थे कि यही जो सेटअप है, यही जो कोचिंग का जो स्टाफ है, कोचेज़ हैं, ये कंटिन्यू करें। लेकिन उनको बहुत स्ट्रिक्टली, अब मैं स्ट्रिक्टली का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली बाबर आजम एंड कंपनी को बिठा के ये बावर करवाया गया कि अब आपने हमारे सिस्टम के साथ हमारे तौर तरीके और हमारी जो लाई हुई जो भी बॉडी होगी, कोचिंग स्टाफ होगा या कोचेज़ होंगे या दीगर जो भी है, उनके साथ चलना है। तो इसीलिए बाबर आजम से बयान भी दिलवाया गया कि हमारा जो फोकस है वो क्रिकेट के ऊपर है। कोई भी आता है, कोई भी सेटअप होता है तो हमने अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करना है, हमें इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई सरोकार नहीं है कि कौन आके क्रिकेट को संभालता है। खैर, ये तो बातें होगी। अब मैं एक और आपको यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि नजम सेठी साहब जो है वो एक बात कर रहे हैं मुख्तलिफ हलकों में कि जो पैटर्न इन चीफ है पीसीबी का, वो अब प्राइम मिनिस्टर होता है, पहले प्रेसिडेंट होता था, पैटर्न चीफ पीसीबी का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो वो इसके ऊपर कह रहे हैं कि जी पैटर्न चीफ ऑल इन ऑल है, वो कोई भी वज़ीर आज़म होगा तो वो यकीनी तौर के ऊपर अपनी पसंद के बंदे को लाएगा, और इस तरह जो अदारा है उसमें तब्दीलियाँ होंगी क्योंकि पैटर्न चीफ वज़ीर आज़म है।
تو میں یہ سیٹھی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ ہر آنے والا وزیر اعظم تبدیل کرتا رہے، اور اگر خاص طور پر ہم پی سی بی کی بات کریں تو پھر پاکستان کی کرکٹ کہاں کھڑی ہوگی؟ تو جیسے رمیز راجہ صاحب نے کل کہا کہ سیٹھی صاحب کو پاکستان کی کرکٹ سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو اتھارٹی سے سروکار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اتھارٹی برقرار رہے، وہ پی سی بی کے ہیڈ بن کے پروٹوکولز کو انجوائے کریں۔ ابھی رمیز راجہ اور نجم سیٹھی صاحب کے جو دو ادوار ہیں، یعنی نجم سیٹھی صاحب کا پچھلا دور اور رمیز راجہ کا جو ابھی کنکلیوڈ ہوا دور، ان میں جو دونوں نے اخراجات کیے پی سی بی کے چیئرمین رہتے ہوئے، ان کے جو کمپیریزن ہیں وہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر عام ہو چکا ہے۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹھی صاحب نے کیسے پی سی بی کو لوٹا، میں تو لوٹا ہی کہوں گا، اور کیسے رمیز راجہ صاحب نے پی سی بی کو چلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے تنخواہ نہیں لی، انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی الاؤنس نہیں لیا، انہوں نے جو بیرونی دورے ہیں وہ بہت محدود کیے، صرف 6 لاکھ روپے تک کا خرچہ کیا، جبکہ سیٹھی صاحب نے کروڑوں روپے کے اخراجات کیے۔ تو وہی میرے خیال میں ایک عام بندے، عوام کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ کون پی سی بی اور پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ سیریس تھا اور کون نان سیریس اور صرف اتھارٹی کے لیے چیئرمین بنا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔